बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको करने में। एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ली हुई है हमने 80,000 रुपीज़ की। आग लगी है 15 मार्च को, 3 महीने तक का इंडेमनिटी पीरियड है। जो 2011 को लगी है, 2010 मतलब 2010 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर जो कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर है, और पिछले साल का जो प्रॉफिट है 56,000 है। और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑल इंश्योर्ड मतलब अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें नहीं है, 49,600 के हैं। हमें इंश्योरेंस क्लेम बताना है कितना होगा, और हमें क्वार्टरली सेल्स रिटर्न के हिसाब से हमें अलग अलग डाटा दिया हुआ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। चलिए करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। एक तो ये कि हमारा पिछला साल और ये वाला साल, जो पिछला साल है वो है 2010, और जो ये वाला साल है ये है 2011। ठीक है। आग लगी है 15 मार्च को, ये 1 जनवरी है, ये 31 दिसंबर है, यहाँ 1 जनवरी है और यहाँ 31 दिसंबर है। आग लगी है 15 मार्च को, 3 महीने तक का पीरियड है, 15 जून तक। जो डिस्टर्ब रहा 15 मार्च से 15 जून, ये पीरियड डिस्टर्ब रहा। अब हमें जो सेल दे रखी हैं वो क्या क्या दे रखी हैं, पहले वो देख लेते हैं। पिछले पूरे साल की सेल ये कितनी है, 1,42,000, 1,20,000 एंड 1,66,000, 5,28,000 रुपीज़। ये पिछले साल की पूरे साल की सेल है, 5,28,000। टर्नओवर, और जो आग लगने के दौरान सेल हुई है वो कितनी है, वो हमें नहीं बताया। वो हमें बताया है 1 अप्रैल से 30 जून। क्या बताया हमें, 1 अप्रैल से 30 जून। लेकिन हमें 1 अप्रैल से 30 जून नहीं चाहिए, हमें कहाँ से चाहिए, 15 मार्च से 15 जून। मतलब हमें ये 15 दिन ऐड करने पड़ेंगे इसमें, और ये 15 दिन लेस करने पड़ेंगे सारे डाटा में। भाई हमें चाहिए 15 मार्च से 15 जून, है ना। और हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है 1 अप्रैल से 30 जून, तो वो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हमें क्या दे रखा है, 40,000 रुपये, 40,000 की सेल है 1 अप्रैल से 30 जून। इसमें हम 15 दिन का ऐड कर देते हैं, 15 डेज की सेल ऐड कर देते हैं, और ये हमें अलग से बता रखी है 16 मार्च से 31 मार्च तक की सेल। 15 डेज सेल इज नील, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। अब हमें 15 दिन का हटाना है, 15 जून से
30 जून, ये 15 दिन की सेल डिडक्ट करनी है, हटानी है यहाँ से। और ये कितनी दी है, 15 या 16 जून मान लो, 16 जून। और ये हमें दे रखी है 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज़। तो इसका मतलब 6,000 रुपये की सेल हटानी पड़ेगी। तो आउट ऑफ 40,000 6,000 की सेल हटा देंगे, तो 34,000 रुपीज़ की सेल एक्चुअल सेल्स होगी। अब पिछले साल सेम पीरियड में भी हमें यही काम करना है, पिछले साल सेम पीरियड में यही काम करना है। क्या एक, अब मैं अलग स्टाइल से बताता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। 1 अप्रैल 2010 से 30 जून 2010, ये कितना दिया है, ये हमें दिया है 1 लाख। ठीक है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, क्या 16 मार्च से 31 मार्च तक की जो भी सेल है वो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। और ये कितनी दी हुई है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में है 28,000 रुपये। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 16 मार्च से लेकर 30 जून। लेकिन हमें 16 मार्च से 30 जून नहीं चाहिए, हमें 16 मार्च से 15 जून चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लेस करना है इसमें से। क्या 16 जून से 30 जून, तो 16 जून से 30 जून है 24,000, लेस कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 16 मार्च से 15 जून, एक आध दिन ऊपर नीचे 15 लिखें 16 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 तारीख है 16 तारीख। तो ये हमारी स्टैंडर्ड सेल आ जाएगी 1,04,000। तो ये स्टैंडर्ड सेल हो गई 1,04,000। ठीक है, अब हम अगला काम करते हैं। और टर्नओवर आ गई, मतलब पूरे साल की आ गई, एक्चुअल आ गई, पिछले साल की सेम पीरियड की आ गई। अब हमें एनुअल टर्नओवर निकालना है। एनुअल टर्नओवर होता है क्या, एनुअल टर्नओवर होता है पिछले 12 महीने की सेल्स, आग लगने के बिल्कुल पिछले 12 महीने की सेल जो होती है वो होती है। तो ये 16 मार्च 2010 से लेके 15 मार्च 2011 तक, ये 12 महीने चाहिए, वो एनुअल टर्नओवर हो जाएगी। तो 16 मार्च 2010 से लेकर 15 जून 2010, ये हमें निकाल लिया अभी अभी हमने स्टैंडर्ड सेल्स 1,04,000। फिर 15 जून से लेकर 30 जून, ये भी हमें दिया हुआ है। 15 जून या 16 जून से लेकर 30 जून, ये 24,000 दिया हुआ है। फिर 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 1,20,000 दिया हुआ है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर हमें दिया हुआ है 1,66,000। और 1 जनवरी टू
अब यहाँ पर एक और बात है, 1 जनवरी टू 15 मार्च चाहिए मुझे, लेकिन मुझे जो दिया हुआ है वो 1 जनवरी टू 30 जून दिया हुआ है। कैसे? 1 जनवरी टू 31 मार्च ये दिया हुआ है। तो 1 जनवरी टू 31 मार्च 1,30,000 दिया है, तो इसमें से लास्ट 15 दिन की सेल्स लेस करनी पड़ेगी 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। बाई चांस ये नील है, बाई चांस ये नील है, अदरवाइज कुछ वैल्यू होती तो ये लेस करके ही हमारा आंसर आता 1,30,000। तो ये एनुअल टर्नओवर हो गई 1,04,000, 24,000, 1,20,000, 1,66,000, 1,30,000, 5,44,000। ये मेरा हो गया एनुअल टर्नओवर। अब मुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर इस क्वेश्चन में सारी कैलकुलेशन करनी है। अभी तक मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक तो मेरी क्वेश्चन को समझने का टाइम चल रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा मुझे बच्चों एक बात बताओ, ये क्यों दिया है 2008, 2009, ये क्यों दिया है? इसका मतलब क्वेश्चन हमसे ट्रेंड निकलवाना चाहता है। तो ट्रेंड निकालते हैं, देखें कैसे निकलेगा ट्रेंड। 2008 की सेल्स 4,36,000, 2009 की सेल्स 130, 90, 110, 150, 4,80,000। 2010 की सेल्स वो हम निकाल चुके हैं 5,28,000। अब हमारे को ये पता चलता है कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जो इंक्रीमेंट हुआ वो था 44,000, और सेकेंड और थर्ड ईयर में जो इंक्रीमेंट हुआ वो था 48,000। अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो 44,000 इंक्रीज हुए हैं 4,36,000 पर, और यहाँ पर 48,000 इंक्रीज हुए हैं 4,80,000 पर। यहाँ तो 10% इंक्रीमेंट रेट आ रहा है, और यहाँ पर 10.09, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10%। तो इसका मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंक्रीजिंग सेल्स का इंक्रीजिंग ट्रेंड है 10%। तो हमें अब कार्यवाही शुरू करनी है क्वेश्चन की। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, इंडेमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड देखते हैं। डिसलोकेशन पीरियड तो हमें दे नहीं रखा, इंडेमनिटी 3 महीना है तो वही हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम निकालते हैं जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टर्नओवर। ध्यान रखना जो टर्नओवर है उसको एडजस्टेड नहीं करते हैं, क्योंकि पिछले साल का ही जीपी रेशो निकालना है। पिछले साल का नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, थर्ड लाइन में नेट प्रॉफिट वाज 56,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी यहीं दिए हैं 49,600, और सेल्स पिछले साल की 5,28,000। तो जीपी रेशो आ जाएगा हमारा 56,000, 49,600
डिवाइड बाय 5,28,000 इंटू 100, 20%। और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है जीपी में, तो जीपी रेशो तो आ गया हमारा कितना, 20%। अब हम एक और स्टेप कर लेते हैं, वैसे हेडिंग डाल दिया करो, यहाँ हेडिंग डाल दो कंप्यूटेशन ऑफ जीपी रेशो, यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ सेल्स, और ये क्या होती है, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल कितनी है, स्टैंडर्ड सेल निकाली थी 1,04,000 प्लस 10% ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो 10,400, तो 1,14,400 रुपये हमारी एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल हो गई। और लॉस ऑफ सेल्स आ जाएगी एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स, तो 1,14,400 माइनस 34,000, 80,400 रुपीज़ हमारी लॉस ऑफ सेल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, और ये कैसे आता है, लॉस ऑफ सेल्स इनटू एडजस्टेड जीपी रेशो। तो लॉस ऑफ सेल्स है 80,400 और एडजस्टेड जीपी रेशो है 20%, तो ये हो जाएगा 16,080, 16,080। बच्चों इस क्वेश्चन में कोई एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं है तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी, कोई सेविंग इन एक्सपेंसेस नहीं है तो वो भी नहीं होगा, तो यही हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट ही ग्रॉस क्लेम हो जाएगा। अब नेट क्लेम के लिए हम लोग किसको किससे कंपेयर करते हैं, जल्दी से बताओ। नेट क्लेम होता है ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, जो होती है एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू एडजस्टेड जीपी रेशो। तो ग्रॉस क्लेम तो हो गया 16,080, पॉलिसी अमाउंट हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखी थी 80,000, लेकिन जो इंश्योरेबल अमाउंट है, जो इंश्योरेबल अमाउंट है वो हमें निकालना पड़ेगा, और वो कैसे आता है, एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू एडजस्टेड जीपी रेशो। तो एनुअल सेल्स तो हमें पता है, लेकिन हमें एडजस्टेड एनुअल सेल्स चाहिए। ट्रेंड कितना, 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, 2010 की वैल्यू 2011 में 10% बढ़ी है, लेकिन ये तो ऑलरेडी 2011 की है तो इसे नहीं बढ़ाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या ट्रेंड है कि 2010 की वैल्यू 2011 में आते आते 10% बढ़ जाएगी, लेकिन जो 2011 की वैल्यू है खुद वो तो ऑलरेडी 10% बढ़ी हुई है, उसे दोबारा से थोड़ी ना बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सेम ही आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,04,000, 24,000, 120, 166, 4,14,000 प्लस 10%, तो ये हो गया 4,55,400, और इसमें तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है 1,30,000, तो 5,85,400 रुपीज़ हमारी
एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आ गई, और एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर के ऊपर हमें क्या लगाना है, जीपी रेशो। तो 5,85,400 इंटू 20%, तो ये हो जाएगा 16,080 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 1,17,080। तो पॉलिसी कायदे से 1,17,080 रुपीज़ की होनी चाहिए थी। तो जो फाइनली हमारा क्लेम निकल कर आएगा वो 10,987 आएगा, 10,987। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, हमें कितनी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ी सेल्स और ट्रेंड निकालने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा सुंदर बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। A fire occurred in the premises of businessman on 31st January 2022, which destroyed most of the building. However, stock worth rupees 25,000 was salvaged. Company's insurance policy covers the following. कंपनी का इंश्योरेंस स्टॉक का भी है, बिल्डिंग का भी है, लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी है। 3 इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है इन्होंने। 6 महीने का इंडेमनिटी पीरियड। हमें पिछले साल का P&L दिया हुआ है और कुछ इस साल की ट्रांजैक्शंस है हमारी डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड। कंपनी का जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब रहा 30 अप्रैल तक, जहां पर उनकी सेल 2,70,000 हुई पिछले साल के मुकाबले। देयर वर नीदर कैश सेल और नोर कैश परचेजेस। सारा उधार होता है, कैश और परचेजेस कैश सेल नहीं होता, सब क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेजेस होता है। बिल्डिंग वाज वर्थ 15 लाख ऑन द डेट ऑफ फायर और 3/4 ऑफ द वैल्यू वाज लॉस्ट। सबमिट द क्लेम फॉर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ बिल्डिंग एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में तीनों क्लेम एक साथ हमें निकालने। तो सबसे पहले हम लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के हिसाब से क्लेम करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास कितने रुपए का स्टॉक था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक निकालने के लिए हम एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो बनाते हैं मिलकर, आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये बनेगा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना दिया हुआ है, जो पिछले साल का क्लोजिंग है 7,87,500, और क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। परचेजेस नहीं दिया, सेल भी नहीं दिया, तो इसके लिए वर्किंग नोट में हम लोग ट्रेड डेटर्स का अकाउंट और ट्रेड क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कितना क्रेडिट सेल है और कितना क्रेडिट परचेजेस है। तो ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का 2 लाख दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 2,26,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 2,30,980 है। हमें ट्रांजैक्शन बता रखी है, कलेक्शन डेटर से हुआ है 250, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 2,50,000,
और पेमेंट टू क्रेडिटर्स है 1,60,020 बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा परचेजेस एंड सेल्स। तो डेटर से हमें पता चलेगा बैलेंसिंग फिगर 1,50,000 की सेल्स है, और क्रेडिटर्स अकाउंट से पता चलेगा बैलेंसिंग फिगर परचेजेस है 1,65,000। तो इनको लिख देते हैं। तो हमने सेल्स और परचेजेस लिख दिया। अब हमें जीपी रेशो लिखना है। जीपी लिखना है, जीपी रेशो पता होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो हमें लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जीपी रेशो निकालना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 21, ओपनिंग स्टॉक 6,18,750, परचेजेस 27,18,750, सेल्स 30 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 7,87,500, जीपी आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 4,50,000, जीपी रेशो जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। जीपी रेशो 15% आ गया। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे मेमोरेंडम ट्रेडिंग में, जीपी निकालना था हमें। तो सेल है 1,50,000, इसका 15%, टोटल 9,75,000। और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा काफी ज्यादा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर। इसमें से कुछ बच गया, जो सेल्वेज वैल्यू है 25,000 का सेल्वेज वैल्यू है। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 8,25,000 लेस सेल्वेज 25,000। तो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक हो गया 8 लाख। पॉलिसी कितने की करा रखी है हमने? 7 लाख की। और इंश्योरेबल अमाउंट जो थी वो 825 थी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो नेट क्लेम आ जाएगा एवरेज क्लॉज लगाकर लॉस ऑफ स्टॉक
मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, कितना आ रहा है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हम लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी से पता लगा लिया कि कितना हमारा लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम होना चाहिए। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। जो हमने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा है 10 लाख का, तो इंश्योर्ड अमाउंट है 10 लाख की, बिल्डिंग की 10 लाख की अमाउंट है, और इंश्योरेबल अमाउंट बिल्डिंग 15 लाख रुपए की है। हमारा 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कायदे से होना चाहिए, लेकिन हमने करा रखा है केवल 10 लाख का। लॉस ऑफ बिल्डिंग कितना हुआ हमारा? 15 लाख की बिल्डिंग 3/4 खराब हुई है या 1/4 खराब हुई है? 3/4। तो कितने रुपए की बिल्डिंग हमारी खराब हो गई है? 11,25,000। और क्लेम कितना का मिलेगा? 11,25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख डिवाइड बाय 15 लाख। तो कितने का क्लेम मिलेगा हम लोगों को? जल्दी बताइए। कैलकुलेटर ना बताए तो आप 0 का कैंसिल कर दिया करो। 10/15 या 2/3 कर सकते हैं। 7,50,000। तो बिल्डिंग का क्लेम निकालिए हमने 7,50,000। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी से क्लेम निकालते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 3,75,000 की ले रखी है, और हमारा जो सेल है उसके लिए बता रखा है कि 2,70,000 रुपए की कम सेल हुई है पिछले साल के मुकाबले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सेल कम हुई है तो लॉस ऑफ सेल्स कितना दिया हुआ हमें? 2,70,000। जीपी रेशो होता है नेट प्रॉफिट 78,750 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो 251 250 के हैं। क्या कहीं लिखा है इंश्योर्ड या नहीं इंश्योर्ड के बारे में कहीं? तो इसका मतलब ये 251 250 डिवाइड बाय सेल 30 लाख, कितने परसेंट आ गया जीपी रेशो? 11%। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया 2,70,000 का 11%, 29,700। इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की करा रखी है हमने? 3,75,000 रुपीज की। और इंश्योरेबल अमाउंट क्या है? इंश्योर्ड है 375। इंश्योरेबल पिछले 12 महीने की सेल हमें नहीं दे रखी, तो टर्नओवर को ही मान लेते हैं। तो 30 लाख रुपए का 11%। आग वैसे कौन सी डेट को? 31 जनवरी को लगी है, तो 30 लाख का 11% 3 लाख। तो जितना इंश्योरेंस होना चाहिए उससे ज्यादा का इंश्योरेंस करा रखा है, तो 100% क्लेम मिल जाएगा। तो क्लेम सीधा 29,700 मिलेगा। तो 3 क्लेम है, टोटल क्लेम कितना हो जाएगा? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी कितना क्लेम था? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का
7 और लॉस ऑफ बिल्डिंग 7,50,000। लॉस ऑफ प्रॉफिट टोटल क्लेम कितने का हो जाएगा? 14 लाख ये टोटल क्लेम हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक नया क्वेश्चन करते हैं जो काफ़ी अच्छा है और लास्ट है शायद इस असाइनमेंट का। इसमें लिखा है कीमत लिमिटेड है और ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट हमें दिया है 31 दिसंबर 2024 ईयर के लिए जो एंड हो रहा है, उसके लिए हमें ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है और सब ठीक है। इसमें कंपनी ने जो ले रखी है वो दोनों टाइप की पॉलिसी ले रखी है। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी भी ली हुई है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी ली हुई है। और लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी 70,000 की है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 1,60,000 रुपीज़ की है। आग लगी है 1 मई 2025 को और जिसकी वजह से जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इफेक्ट हुई है 4 मंथ्स के लिए। तो इंडेमनिटी पीरियड 4 मंथ्स का हो जाएगा। डिसलोकेशन पीरियड हमें इन 4 महीनों की सेल्स परचेजेस वगैरह सब दे रखी है। कुछ अलग से भी सेल्स फिगर है, मे बी ट्रेड निकालने के लिए यूज़ आए। वेजेस की वजह से 2025 में जो नेट प्रॉफिट है वो 2% कम हो गया है सेल पर, क्योंकि ये वेजेस की वजह से हुआ है तो जीपी पर भी असर डालेगा। एडिशनल एक्सपेंसेस हुए हैं 1,40,000 के। पॉलिसी जो है उसमें 1,20,000 इंक्लूड है और 20,000 इंक्लूड नहीं है। ये एक अलग है। 140 बाई चांस टोटल आ रहा है दोनों, लेकिन दोनों बातें अलग अलग है। 1,40,000 है एडिशनल एक्सपेंसेस और 140 जो अलग से सेकंड पार्ट में ये अलग है। ये स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 120 है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20 है। इन 140 का पहले वाले एडिशनल 140 से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमें क्लेम निकालना है लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी दोनों का। चलिए करते हैं क्वेश्चन में। पहले क्या काम करें बताइए। पहले हम करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमने पहले पढ़ा भी वही है। लॉस ऑफ स्टॉक के लिए हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस दिन जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास माल कितना था, और उसके लिए हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। तो बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आप भी बनाइए। जो क्लोजिंग स्टॉक है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बनेगा? 1 जनवरी टू 1 मई। ठीक है। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 31 दिसंबर को यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा। $70,000 और यहाँ के लिए जो परचेजेस है वो बता रखी है। आप यहाँ 1 मई की जगह 30 अप्रैल भी डेट डाल सकते हैं, वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 1 मई को तो आग ही लग गई है, उस दिन का डाटा तो कवर होगा नहीं। जो परचेजेस है वो है 1 लाख। ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं कवर कर देता हूँ। बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो विजिबिलिटी थोड़ी कम आ रही होगी। परचेजेस 1 लाख है, वेजेस 50,000, और 36,000 के हमारे पास अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं। 36,000 इस दौरान की हमें सेल्स दे रखी है 240, 240 सेल्स दी हुई है हमें। जीपी, पिछले साल का जीपी कैलकुलेट कर लेंगे। जीपी होता है जीपी अपॉन सेल्स, और पिछले साल की जो सेल्स है वो है 8 लाख। तो 30% हो गया जीपी रेशो लास्ट ईयर का। और डी पॉइंट में बोला है कि 2% कम हो रहा है नेट प्रॉफिट ड्यू टू राइज इन वेजेस। तो वेजेस की वजह से तो जीपी भी कम हो जाएगा। तो एडजस्टेड जीपी रेशो हो जाएगा हमारा 30 माइनस 2 मीन्स 28%। तो 2,40,000 का 28%। क्या आ गया जल्दी से बताओ मुझे, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। 67,200 टोटल। $3,23,200 और क्लोजिंग स्टॉक 83,200। तो जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास 83,200 रुपीज़ का स्टॉक था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने पॉलिसी कितने की ले रखी है और स्क्रैप वैल्यू कितनी बची है। तो पॉलिसी केवल 70,000 रुपीज़ की है। पॉलिसी हमारे पास कम अमाउंट की है। और क्या कोई स्क्रैप या सैल्वेज वैल्यू हमारे पास बची? तो सैल्वेज वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं। अगर सैल्वेज वैल्यू होती तो हम एवरेज क्लोज का फॉर्मूला लगाते। अगर हमारे पास सैल्वेज वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 83,200 का पूरा माल जल गया है, और जब पूरा माल जल गया तो 70,000 ही हमें मिलेगा। तो क्लेम विल बी ₹83,200 और 70,000, विच एवर इज लेस मीन्स 70,000। तो ये तो हमने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के लिए जो जीपी रेशो होगा वो अलग होता है, और लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के लिए जीपी रेशो अलग होता है। क्योंकि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में हम एज पर इंश्योरेंस पॉलिसी हम जीपी रेशो नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम नॉर्मल जीपी रेशो कैलकुलेट करते हैं। और वहाँ पर हमारा एम होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर स्टॉक का पता लगाना। जबकि यहाँ पर हम प्रॉफिट का जो क्लेम करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में, उसमें एज पर हमारी पॉलिसी जो इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से जो सेटलमेंट हुआ है जीपी रेशो का, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि जीपी रेशो निकालते हैं। जो होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टर्नओवर इंटू 100। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 56,000 रुपीज़ का। इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 1,20,000 के। टर्नओवर है 8 लाख की।
तो ये अमाउंट हो गया 22% और एडजस्टेड जीपी रेशो हो गया 22 माइनस 2%, दैट इज 20%। तो पहला काम हमने पता लगा लिया कि जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है उसमें हमारा एडजस्टेड जीपी रेशो क्या है 20%। नेक्स्ट काम होता है हम ये पता लगाते हैं कि हमें कितना लॉस हुआ सेल का, लॉस ऑफ सेल्स, ताकि हम लॉस ऑफ प्रॉफिट भी आगे कैलकुलेट कर सकें। तो लॉस ऑफ सेल के लिए हम कंपेयर किसको करते हैं, स्टैंडर्ड सेल्स को एक्चुअल सेल्स से। तो हमारी स्टैंडर्ड सेल कितनी है, स्टैंडर्ड सेल को नहीं, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल तो है 360, ये स्टैंडर्ड है, और एक्चुअल सेल्स हमारी है, नहीं ये नहीं है, स्टैंडर्ड सेल है 3 लाख। स्टैंडर्ड सेल्स हम लोगों को थोड़ा आपको दिखाई देता रहे तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो बच्चों जो हमारी स्टैंडर्ड सेल्स है, स्टैंडर्ड सेल अभी एडजस्टेड नहीं निकाली है, स्टैंडर्ड सेल पिछले साल इसी टाइम पीरियड की 3 लाख दी हुई है, वो लिख ली मैंने। और जो एक्चुअल सेल्स है वो लिख ली मैंने 2,40,000। अब हमें ये दो सेल दे रखी है, 1 मई से 31 अगस्त और 1 मई से 31 अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने पिछले साल और 4 महीने इस साल की। जो एक मिनट, इस साल की जो सेल्स हुई है वो हुई है एक्चुअल सेल्स 60,000, और अब हमें क्या क्या सेल दी है पहले हम वो लिख लेते हैं। 2000 हमें क्या क्या सेल दी है, कंफ्यूजन ना हो, मैंने भी गलती कर दी है 1-2 बार, लेकिन टाइमली मुझे पता चल गया है तो लिख लिया जाए ताकि आपसे भी मिस्टेक ना हो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमें एक तो पिछले साल 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर की सेल्स दी हुई है 8 लाख रुपए, ठीक है, ये पूरे पिछले साल की सेल्स है। और इस सेल में हमें 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक की सेल दी हुई है 3 लाख, और 1 मई से लेकर 31 अगस्त तक 1 मई से 31 अगस्त तक की सेल दी हुई है 3,60,000। तो 1 सितंबर से 31 दिसंबर की सेल कितनी होगी ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टोटल सेल्स 8 लाख है। 8 लाख में से 6,60,000 रुपए की सेल्स हमें पता है, तो बाकी बची इस पीरियड की सेल्स है 1,40,000। टोटल ये सेल्स हमें दी हुई है। इसके अलावा हमें ये बता रखा है कि 2000
25 में मतलब नेक्स्ट ईयर की सेल्स इस स्टार्टिंग पीरियड की 240 दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम सेम से कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि हमारी सेल में डिक्लाइन हो रहा है 20%, क्योंकि पिछले साल इसी पीरियड की जो सेल थी वो 3 लाख थी। इस साल इसी पीरियड की सेल्स जो है वो हमें दी हुई है कितनी, 2,40,000। तो इसका मतलब 60,000 रुपये की सेल डिक्लाइन हुई है आउट ऑफ 3 लाख। तो 60,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तो 20% सेल डिक्लाइन हो रही है हमारी पिछले साल के मुकाबले। इस साल हमारी सेल 20% डाउन हो रही है, 20% की सेल हमारी डाउन हो रही है पिछले साल के मुकाबले। अब हमें एक्चुअल सेल जो दे रखी है इस पीरियड की जो एक्चुअल सेल्स है वो है 60,000। और पिछले साल की इसी टाइम पीरियड की सेल थी 3,60,000। ये एडजस्टेड सेल निकालने के लिए इसमें से 20% लेस करना पड़ेगा। पिछले साल स्टैंडर्ड सेल जो थी वो 3,60,000 थी, 20% डिक्लाइन होने की वजह से वो होनी चाहिए थी 2,88,000, लेकिन वो है 60,000। तो लॉस ऑफ सेल हो गया हमारा 2,88,000 माइनस 60,000, 2,28,000। और लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया 2,28,000 इंटू 20%, 45,600। तो हमने पहला पड़ाव कैलकुलेट कर लिया, पहली कैलकुलेशन कर ली कि पिछले साल और इस साल की सेल में जो डिफरेंस आया डिसलोकेशन पीरियड में वो आया 2,28,000 और उस पर 20% का जीपी का नुकसान हुआ हमारा 45,600। उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है एडिशनल एक्सपेंसेस का। एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए हमें बता रखा है 1,40,000 हुए हैं। तो एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए हम 2 पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट नंबर 1 होता है एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस uninsured into GP ratio, adjusted GP ratio। ये फॉर्मूला होता है हमारा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एडिशनल एक्सपेंसेस तो हमारे हैं 1,40,000। एडजस्टेड एनुअल सेल्स हमें निकालनी पड़ेगी, पिछले 12 महीने की सेल्स। तो पिछले 12 महीने की सेल्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आग लगने से पिछले 12 महीने की सेल्स ये होगी। तो 1 मई से 31 अगस्त तक की सेल्स है 3,60,000। फिर 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर की सेल्स है 1,40,000। ये ओल्ड प्राइसेस हैं विदाउट ट्रेंड। तो इसका टोटल करा हमने 5 लाख रुपए आ गया। इसमें से 20% डाउन ट्रेंड लगा देते हैं 1 लाख। तो करंट ईयर के प्राइस पर वैल्यू आ जाएगी 4 लाख। इसमें प्लस करते हैं 1 जनवरी टू
30 अप्रैल की सेल्स, और ये हमें दे रखी है 2,40,000, ये रही 2,40,000, क्योंकि ये इसी साल की सेल है इसलिए इसमें ट्रेंड को हमें अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो टोटल एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हो गई वो हो गई 6,40,000। तो मैं अब इस पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ 6,40,000 इंटू 20% डिवाइड बाय 6,40,000 इंटू 20% प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो दे रखा है 20,000, तो 1,40,000 इंटू 6,40,000 इंटू 20%, 1,28,000। और आपको पता है ये हमारी इंश्योरेबल अमाउंट भी होती है। जब हम एवरेज क्लोज निकालते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितने रुपए की ली जानी चाहिए थी, वो होता है एडजस्टेड जीपी रेशो इंटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, वो अमाउंट यही आती है 1,28,000। तो ये आ गया 1,21,081। तो एक अमाउंट तो ये आ गई। दूसरी अमाउंट होती है इसमें कि आपने एडिशनल एक्सपेंसेस से कितना प्रॉफिट कमाया, कहीं उससे ज़्यादा खर्चा है तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये होता है सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। और अगर हमें ये नहीं बताया होता तो हम मानते हैं एक्चुअल सेल्स जो डिसलोकेशन पीरियड में हुई है वो एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से ही हुई है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें बताया नहीं है कि कितनी सेल हुई है एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से, तो जो एक्चुअल सेल्स है हमारी वही हम ले लेते हैं। एक्चुअल सेल्स 60,000 दी हुई है हमें। अब यहाँ बहुत जरूरी समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि हम लोगों ने एडिशनल एक्सपेंसेस क्यों करें। सेल करने के लिए सेल क्यों करें, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो डिसलोकेशन पीरियड में हमने प्रॉफिट तो कमाया एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से जो सेल हुई, क्योंकि टोटल सेल ही हमने मान लिया एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से हुई। उसमें हमने केवल 12,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया और हमने खर्च करे 1,40,000, जिसमें से इंश्योर थे 1,21,081 रुपये। तो 12,000 रुपये कमाने के लिए 1,21,000 रुपीज़ आप एक्सपेंस करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बावले नहीं है, पागल नहीं है, वो आपको केवल 12,000 रुपये ही अलाउ करेंगे। तो एडिशनल एक्सपेंसेस का जो क्लेम है वो 12,000 है। हमारा जो दूसरा पड़ाव आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरे पड़ाव की। वो हमें क्या बताता है कि ग्रॉस क्लेम कितना होगा। ग्रॉस क्लेम तो ये होता है एक लॉस ऑफ जीपी ऑन लॉस ऑफ सेल्स, जो हमने निकाला था 45,600 रुपये, शायद 2,88,000 का 20%। मैं दिखा देता हूँ आपको, जगह कम है फिर भी ये रहा 45,600 रुपये। ठीक है, इसमें ऐड होता है एडिशनल एक्सपेंसेस जो हमने 12,000 रुपये निकाले थे, तो हमारा ग्रॉस क्लेम आ गया 57,600। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारी पॉलिसी अमाउंट इंश्योरेबल अमाउंट से कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो कोई टेंशन नहीं, कम है तो एवरेज क्लॉज लगा देंगे। तो इंश्योरेबल अमाउंट मैंने आपको बताया भी था, इंश्योरेबल अमाउंट होती है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू
एडजस्टेड एनुअल सेल्स, एडजस्टेड जीपी रेशो। तो एडजस्टेड एनुअल सेल्स हमने कितनी निकाली थी, अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, ये रही 6,40,000 और इसका 20% हमने 1,20,000 28,000 निकाला था। तो ये हो गया हमारा 6,40,000 इंटू 20%। इसलिए मैं कह रहा था आप खुद भी क्वेश्चन को साथ साथ करिए, क्योंकि जब आप साथ साथ करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा क्वेश्चन, तो उसमें कोई समझने में गलती नहीं होगी। 1,28,000 रुपीज़ की पॉलिसी होनी चाहिए और पॉलिसी हमने ले रखी है 1,60,000 की, तो हमने पूरी अमाउंट की पॉलिसी ले रखी है। तो हमारा पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन इंश्योरेबल अमाउंट, so no need to apply average clause. Gross claim will be actual net claim, तो net claim will be equal to gross claim, क्योंकि हमारा 100% कवर्ड है। 57,600 हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के लिए क्लेम होगा और लॉस ऑफ स्टॉक के लिए हमारा फुल्ली 70,000 क्लेम निकाला था हमने, क्योंकि 70,000 का से ज़्यादा का माल खराब हुआ था और कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं थी। तो क्वेश्चन हमने किया, अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा था, जगह मुझे कम मिली तो सॉरी, मुझे बार बार इसे हटाना पड़ा, लेकिन क्वेश्चन में अब तक का सारा इनपुट लग गया था, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से निपटाइए।